हेलो बच्चों, सभी को राधे राधे। रिद्धि सिद्धि फिजिक्स कोचिंग क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि हम भौतिक विज्ञान कक्षा 12th के रे ऑप्टिक्स यानी किरण प्रकाशिकी के बारे में हम पढ़ रहे हैं और आज हम इस सेशन में बात करेंगे प्लेन मिरर यानी समतल दर्पण और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं कि समतल दर्पण क्या होता है। लेकिन उससे पहले जिन भी विद्यार्थियों ने स्पेरिकल मिरर यानी गोलीय दर्पण, आपका उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण वाला ये वाले वीडियो नहीं देखे हैं वो जाकर देख लें। ठीक है, उसके बाद ही आपका प्लेन मिरर वाला वीडियो आपको देखना है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं समतल दर्पण क्या होता है। लेकिन उससे पहले मैं कुछ प्लेन मिरर जो आपका स्पेरिकल जो मिरर है गोली दर्पण उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट है, तो वो मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो उसको ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में और आपके जो कंपटीशन एग्जाम होता है चाहे वो नीट का, जेई का हो या कोई सा भी साइंस से रिलेटेड कोई सा भी एग्जाम हो तो उसमें पूछा जाता है। ठीक है, तो एक जो पहला स्टार रहेगा वो आपको ध्यान रखना है कि मान लो कोई सा दर्पण है, इस दर्पण के सामने एक बिंब रखा हुआ है। ठीक, अब अगर इस दर्पण को या दर्पण के आधे भाग को अपारदर्शी माध्यम से ढक दिया जाए। ठीक है, तो ये जो आपका माध्यम है कि कैसा है, अपारदर्शी यानी जिसके आर पार न देखा जा सके। तो अगर किसी दर्पण को अपारदर्शी माध्यम से ढक दिया जाए तो हमारा क्वेश्चन ये रहेगा, ठीक है, कि उस बिंब के प्रतिबिंब की स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, प्रतिबिंब की स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ेगा और साथ ही साथ उसकी तीव्रता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक, तो देखो बेटा, इसके लिए एक तो ये ध्यान रखना है आपको कि जो प्रतिबिंब की जो तीव्रता होती है, ठीक है, प्रतिबिंब की तीव्रता, प्रतिबिंब की तीव्रता वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, समानुपाती होती है जो परावर्तक आपका तल है उसके क्षेत्रफल की। ठीक है, तो क्षेत्रफल की क्या होता है, जो प्रभावी क्षेत्रफल है उसके क्या होता है, समानुपाती होता है। और जो तीव्रता है वो द्वारक के वर्ग के क्या होता है, समानुपाती होता है। बेटा ये दो पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जो प्रतिबिंब की तीव्रता वो जो भी आपका प्रकाश जिस भी क्षेत्रफल से रिफ्लेक्ट हो रहा है उसके क्षेत्रफल के क्या होता है, समानुपाती। यानी रिफ्लेक्टिंग एरिया जितना ज्यादा रहेगा इमेज की इंटेंसिटी उतनी ही क्या होगी, ज्यादा होगी, यानी तीव्रता क्षेत्रफल की क्या हुआ, समानुपाती। और जो द्वारक है, द्वारक क्या होता है, ये जो आपका परावर्तक तल है उसका यहां से जो यहां तक जो प्रभावी व्यास होता है इसको हम क्या कहते हैं, द्वारक कहते हैं। ये जो हो गया ये ठीक, यहां से होकर प्रकाश क्या होता है, अंदर एंट्री करता है, इसे कहते हैं द्वारक। इसी प्रभावी व्यास को क्या कहते हैं, द्वारक। तो प्रतिबिंब की तीव्रता क्षेत्रफल के रिफ्लेक्टिंग जो एरिया है उसके क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, क्षेत्रफल के समानुपाती होता है। और प्रतिबिंब की जो तीव्रता होती है वो द्वारक के वर्ग की क्या होती है, समानुपाती होती है। तो हमारा क्वेश्चन ये था कि एक दर्पण है, चाहे वो अवतल हो चाहे वो उत्तल हो, और अगर दर्पण के आगे आपने यहां पर दर्पण के आगे आपने एक बिंब रखा ए बी नाम से, ये आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। और मान लो कि उसका इमेज यहां बना, कहां पर बना, कि मान लो उसका इमेज बना आपका फोकस पे। ठीक है, ये हो गया, इमेज हो गया। अब अगर इसी दर्पण के आधे भाग को, आधा भाग हो गया, एक तिहाई हो गया, कितना भी हो, इसे दर्पण के अगर भाग को अपारदर्शी माध्यम से ढक दिया जाए, तो इस प्रकार से अपारदर्शी माध्यम से हमने क्या कर दिया, यहाँ पर ढक दिया। ये क्या है आपका अपारदर्शी माध्यम है। अगर अपारदर्शी माध्यम से ढक दिया जाए तो बताइए इस जो पहले प्रतिबिंब बन रहा था उस प्रतिबिंब की स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ेगा और साथ ही साथ में उसकी तीव्रता पर क्या प्रभाव पड़ेगा।
तो देखो बेटा, अगर बिंब आपका अभी भी वहीं पे रखा हुआ है, ठीक है, इमेज आपका, ऑब्जेक्ट आपका वहीं पे रखा हुआ है, लेकिन इस बार जो दर्पण था उसके भाग को अपारदर्शी मटेरियल से क्या कर दिया गया, ढक दिया गया, कोई कलर की पॉलिश कर दी गई, कलाई कर दी गई है। तो अब उसकी स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो जो स्थिति होता है वो क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता, इसलिए जहां पहले आपका इमेज बन रहा था, इमेज अभी भी वही बनेगा, यानी नंबर 1, प्रतिबिंब की स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक, क्योंकि प्रतिबिंब की जो स्थिति है वो रिफ्लेक्टिंग एरिया पर डिपेंड नहीं करती है, ठीक है, इसलिए इसको ढकने पर प्रतिबिंब की स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पहले प्रतिबिंब आपका जो इमेज था वो फोकस पर अगर बन रहा था तो अभी भी कहां बनेगा, फोकस पर। लेकिन हम जानते हैं कि जो तीव्रता है, इंटेंसिटी है, वो एरिया के क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, समानुपाती होती है, ठीक है। इस वजह से अगर एरिया को आप आधा करोगे तो तीव्रता भी कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी। तो नंबर दूसरा कि प्रकाश जो आपका प्रतिबिंब है उसकी तीव्रता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो प्रतिबिंब की जो तीव्रता है, प्रतिबिंब की तीव्रता प्रारंभिक तीव्रता की कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी, ठीक है, यानी पहले अगर I था तो अब कितना हो जाएगा, I/2 कम हो जाएगा, तो बाकी कितना बचेगा, I/2 बचेगा। अगर इसके 3/4 1/4 भाग को क्या कर दिया जाए, ध्यान सुनना, 1/4 भाग को ढक दिया, कितने को ढका यहाँ पे, 1/4, तो अब बचा कितना हुआ है, 3/4 भाग यहाँ पे बचा हुआ। तो जो इंटेंसिटी था, पहले जो प्रतिबिंब की तीव्रता थी, मान लो I थी, अब ये ढकने से 1/4 भाग ढकने से I/4 कम हो जाएगी। तो अब प्रतिबिंब की तीव्रता कितनी बचेगी, तो पहले कितना था, I, कम कितना हो गया, I/4 हो गया, क्योंकि 1/4 ढका तो 1/4 हो जाएगा, I/4 हो जाएगा, आधा करोगे तो आधा हो जाएगा, क्योंकि तीव्रता क्षेत्रफल की क्या होती है, समानुपाती। बचा कितना है, तो अब कितना बचेगा, तो आपका 4I - I डिवाइडेड बाय 4, तो ये हो जाएगा आपका 3I/4। तो अब जो प्रतिबिंब है उसकी तीव्रता कितनी बची, तो ये इतनी बचेगी 3I/4। कितना कम होगा, तो I/4 कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, इसमें ये ध्यान रखना कि 1/4 भाग को ढकने पर कितनी कमी होगी, तो कमी तो कितनी होगी, I/4 की कमी हो जाएगी। I क्या है, वहां पर तीव्रता है, और कमी होने के बाद बचेगी कितनी तीव्रता, प्रतिबिंब के ऊपर कितनी तीव्रता बचेगी, तो वो बचेगी 3I/4, ठीक है। तो बेटा ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। एक तो ये हो जाएगा आपका कि अगर किसी दर्पण को अपारदर्शी माध्यम से, ऐसे माध्यम से ढक दिया जाए जिसके आर पार न देखा जा सके, जैसे कि कोई पेंट हो गया, पॉलिश होगी, उसके वो कर देते। आइए अब स्टार्ट करते हैं प्लेन मिरर, ठीक। तो समतल दर्पण क्या होता है कि समतल दर्पण एक कांच की प्लेट है ना, ये कांच की क्या हो गई, प्लेट हो गई, जिसका वक्रता केंद्र हम कहां पर मान सकते हैं, C पर। यानी एक कांच की प्लेट है जिसका वक्रता केंद्र कहां माना जा सकता है, अनंत पर माना जा सकता है। प्लेट का वैसे कोई सेंटर नहीं होता, लेकिन उसको हम कहां मान के चल रहे हैं, अनंत पर। और इस कांच की प्लेट का एक भाग आपने काट के यहां पर रख दिया, और रखने के बाद इसके किसी एक भाग पर आपने कलाई कर दी, यानी पॉलिश कर दी, कलाई कर दी। तो इससे प्राप्त होने वाला जो दर्पण होगा वो आपका क्या होगा, समतल दर्पण, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो समतल दर्पण क्या है, समतल दर्पण एक समतल प्लेट, एक समतल कांच की प्लेट का एक कटा हुआ भाग है जिसका केंद्र कहां माना जाता है, अनंत पर माना जाता है, ठीक। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर समतल दर्पण में कुछ इसकी प्रॉपर्टीज है, स्पेशली वो आपको ध्यान रखना है, डेफिनेशन तो कोई पूछेगा नहीं, ठीक। तो वो आप एक थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखिएगा इसका, कि मान लो ये समतल दर्पण है,
ये आपने ऐसे रख दिया, y अक्ष के अनुदिश रख दिया, और यहाँ पर आपने एक बिंब रख दिया जिसका नाम है ए बी, ठीक है। और इसी से आपने यहाँ पर बना लिया प्रतिबिंब हो गया, ये आपका बिंब हो गया, ठीक। और ये क्या हो गया, प्रतिबिंब हो गया, प्रतिबिंब हो जाएगा ये। अब इसके बाद क्या है, इसमें सबसे पहला गुण नंबर 1, समतल दर्पण, समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है, ठीक है, फोकस दूरी या फिर वक्रता केंद्र, या फिर वक्रता केंद्र, ठीक है, कहाँ माना जाता है, कहाँ होता है, अनंत होता है, ठीक है, अनंत पे होता है। ये आपको ध्यान रखना है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है, अनंत होती है। समतल दर्पण का वक्रता केंद्र कितना माना जाता है, कहाँ पर माना जाता है, अनंत पे माना जाता है, क्योंकि जो समतल दर्पण होता है वो कांच की समतल प्लेट का कटा हुआ भाग होता है, जिसका सेंटर कहाँ माना जाता है, अनंत पे माना जाता है। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो नंबर दूसरा, प्रतिबिंब हमेशा सीधा होगा, और जो सीधा होता है वो कैसा होता है बेटा, आभासी होता है, तो आभासी होगा। और इसमें सीधा होगा, आभासी होगा, और पार्श्विक उल्टा होगा, ठीक है, क्या पार्श्विक क्या होगा, उल्टा होगा। पार्श्विक उल्टे का मतलब क्या होगा, प्रतिबिंब तो सीधा होगा, लेकिन पार्श्विक उल्टे का मतलब ये हुआ कि हम ऑब्जेक्ट का जो लेफ्ट हैंड है वो इमेज का क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, यानी बिंब का बायां भाग प्रतिबिंब का दायां भाग हो जाएगा, ठीक है, और बिंब का दायां भाग प्रतिबिंब का क्या हो जाएगा, बायां भाग। तो इसे कहते हैं पार्श्विक उल्टा, ठीक। तो इसमें समतल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, सीधा होता है, आभासी होता है, पार्श्विक उल्टा होता है, ठीक। तीसरी बात आपको ध्यान रखना कि इनमें जो आकार होता है, प्रतिबिंब का जो आकार होता है, प्रतिबिंब की जो लंबाई होती है, प्रतिबिंब की लंबाई वो बराबर होती है बिंब की लंबाई की, ठीक है, बिंब की लंबाई की क्या होती है, बराबर होती है। प्रतिबिंब की लंबाई बिंब की लंबाई के बराबर, यानी अगर ये आपका बिंब 2 मीटर का है तो प्रतिबिंब भी कितने का बनेगा, 2 मीटर का बनेगा। और चूंकि इसी कारण से प्रतिबिंब की लंबाई बिंब की लंबाई के बराबर होती है, तो इसका जब रेखीय आवर्धन निकाला गया, m बराबर प्रतिबिंब की लंबाई बटे में बिंब की लंबाई, तो क्या देखा गया कि प्रतिबिंब की लंबाई 2 मीटर है, तो 2 मीटर रख दिया कि इधर की ओर है, ऊपर की ओर है, तो ऊपर का आएगा प्लस का। बिंब की लंबाई भी कितनी है, 2 मीटर है कि इधर की ओर है, ऊपर की ओर है, तो प्लस का, 2 मीटर से 2 मीटर कैंसिल हो गया, तो आपका क्या आया, +1। तो ये ध्यान रखना है कि समतल दर्पण के लिए रेखीय आवर्धन का मान हमेशा कितना होता है, +1 होता है। वहां पर ऑप्शन में -1 भी होगा, तो आपको ध्यान रखना हमेशा क्या होता है, +1। प्लस तो इसलिए होता है क्योंकि इसमें जो प्रतिबिंब होता है वो आभासी होता है। कैसा होता है बेटा, आभासी। और मैंने कल वाले वीडियो में आभासी और वास्तविक के लिए आपको क्लियर कर दिया कि जो प्रतिबिंब आभासी होगा, सीधा होगा, तो उसके लिए m कैसा होगा भैया, पॉजिटिव होगा। और जो प्रतिबिंब उल्टा होगा, वास्तविक होगा, उसके लिए रेखीय आवर्धन कैसा लिया जाता है, ऋणात्मक लिया जाता है, इसलिए m प्लस होगा। और 1 क्यों हुआ, क्योंकि प्रतिबिंब की लंबाई बिंब की लंबाई के क्या है, बराबर है, इसलिए m इक्वल +1, ठीक है, ये ध्यान रखना इसका, ठीक। इसी के साथ ये वाला पॉइंट होगा, इसको देख लेना, ठीक। इसी के साथ अगला पॉइंट देखो कि समतल दर्पण से जितनी दूरी पर, समतल दर्पण से जितनी दूरी पर आपका बिंब रखा हुआ, मान लो यहां से यहां तक कितनी दूरी पर रखा हुआ, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ, तो जो आपका प्रतिबिंब है वो भी समतल दर्पण से उतनी ही दूरी पर क्या होगा, प्राप्त होगा, यानी 5 सेंटीमीटर पर प्राप्त होगा। तो अगला पॉइंट हमारा, जो अगला पॉइंट रहेगा वो क्या रहेगा कि दर्पण से जो बिंब की दूरी, तो बिंब की दूरी को कैसे दर्शाते हैं, u से, और प्रतिबिंब की दूरी को कैसे दर्शाते हैं, v से।
तो दर्पण से u बराबर क्या होगा, v होगा, है ना। u क्या होता है, दर्पण से बिंब की दूरी, और प्रतिबिंब की दूरी को कैसे दर्शाएंगे, v से, तो u क्या हो जाएगा आपका, v हो जाएगा, ठीक। चिन्ह परिपाटी के अनुसार इधर देखेंगे तो इसका तो हो जाएगा आपका माइनस का u, और इसका क्या हो जाएगा आपका प्लस v हो जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका माइनस u बराबर प्लस v। लेकिन दूरी की बात हो रही है तो दूरी हमेशा कैसे होती है, पॉजिटिव होती है। इस वजह से आपको ध्यान रखना है कि दर्पण से जितनी दूरी पर आप बिंब रखोगे, दर्पण से उतनी ही दूरी पर पीछे की ओर क्या प्राप्त होगा, प्रतिबिंब प्राप्त होगा, यानी u बराबर क्या हो गया, ये v हो गया, ठीक। 6 नंबर पे आपको ध्यान रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए, यहां से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या बनेगा वो ध्यान से समझिएगा, कि समतल दर्पण से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंब रखा हुआ है, तो बताइए बिंब और प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी होगी। तो क्वेश्चन ध्यान से सुनो कि बिंब और प्रतिबिंब के बीच की दूरी, उसने ये नहीं पूछा कि दर्पण से कितनी दूरी पर प्रतिबिंब प्राप्त होगा। अगर ये पूछा जाता तो हमारा आंसर क्या होता, 5 सेंटीमीटर। लेकिन उसने क्या पूछा कि बिंब और प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी होगी, तो बिंब और प्रतिबिंब के बीच की जो दूरी होगी वो हो जाएगा आपका 5 + 5, तो कितना हो जाएगा, ये 10 सेंटीमीटर। और वो केवल आपसे ये पूछता कि दर्पण से कितनी दूरी पर प्रतिबिंब प्राप्त होगा, तो हमारा आंसर क्या होता, 5 सेंटीमीटर। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। अगला पॉइंट देखो कि अगर मान लो कि कोई सा समतल दर्पण है और ये समतल दर्पण आपका स्थिर है, कैसा है, स्थिर है, और अगर समतल दर्पण के सामने कोई बिंब जो है वो u वेग से आ रहा है, किस वेग से जा रहा है, वो u वेग से, और तो बताइए जो प्रतिबिंब होगा वो किस वेग से जाएगा। तो पहली बात कि अगर दर्पण स्थिर है और बिंब दर्पण की ओर u वेग से जा रहा है, तो जो प्रतिबिंब का वेग होगा, ठीक है, तो प्रतिबिंब दर्पण की ओर किस वेग से जाएगा, u वेग से जाएगा, ठीक है। यानी जो आपका समतल दर्पण है वो स्थिर है, और अगर बिंब आपका u वेग से पास आ रहा है या फिर दूर जा रहा हो, तो प्रतिबिंब भी या तो पास आएगा या फिर u वेग से क्या होगा, दूर जाएगा, ठीक है। तो प्रतिबिंब दर्पण की ओर या दर्पण से दूर किस वेग से जाता है, u वेग से जाएगा। लेकिन वहां पर जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि एक दर्पण है, एक समतल दर्पण जो कि स्थिर है, और उस समतल दर्पण की ओर एक बिंब u वेग से आ रहा है, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि जो प्रतिबिंब है उसका उस बिंब के सापेक्ष वेग क्या होगा, बिंब के सापेक्ष वेग क्या होगा। ये जो आपका u वेग है ये तो इस दर्पण के सापेक्ष है, इस बिंब के सापेक्ष से इस प्रतिबिंब का वेग क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि अगर दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो आपने कक्षा 11वीं में सापेक्षिक या आपेक्षिक वेग पढ़ा होगा कि अगर विपरीत दिशा में जा रहे हो और इसका वेग भी u है और इसका वेग भी u है, तो इसको हम पॉजिटिव मान ले और इसको क्या मान ले, हम नेगेटिव मान ले, तो ये हो जाएगा u माइनस माइनस का u, तो ये हो जाएगा आपका u प्लस u, यानी किस वेग से जाएगा, ये 2u वेग से, ठीक है। तो बिंब के सापेक्ष प्रतिबिंब का जो वेग होगा, प्रतिबिंब का वेग वो क्या होगा बेटा, 2u होगा, ठीक। दर्पण के सापेक्ष से क्या होगा, u होगा, लेकिन इस बिंब के सापेक्ष से कितना होगा, 2u होगा, ठीक। ये ध्यान रखिएगा। दूसरा अगला केस देखिएगा कि अगर मान लो कि इस बार इस वाले केस में दर्पण क्या था, स्थिर था, ठीक है, और जो आपका बिंब है और प्रतिबिंब वो क्या कहें, गतिशील है। लेकिन अगर मान लो कि इस बार जो आपका समतल दर्पण है वो गतिशील हो, तो मान लो ये आपका बिंब हो गया और बिंब स्थिर है, बिंब कैसा है, स्थिर, और जो समतल दर्पण है वो समतल दर्पण u वेग से क्या कर रहा है, गतिशील है। अब बताइए कि जो प्रतिबिंब होगा वो प्रतिबिंब किस वेग से गति करेगा,
ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि एक बिंब है जो कि स्थिर है और समतल दर्पण उस बिंब की ओर u वेग से गति कर रहा है। तो बताइए ये जो प्रतिबिंब होगा, यह प्रतिबिंब किस वेग से गति करेगा, उसका वेग क्या होगा दर्पण के साथ। ठीक, तो इस वाले में क्या होगा कि जैसे ये u वेग से यहां आएगा, ठीक, तो इस वाले में आप मान लो कि ये इन दोनों के बीच का अभी फिलहाल जो गैप है वो कितना है 2 मीटर और इधर भी कितना 2 मीटर। अब ये मान लो कि 1 मीटर इधर आ गया, ठीक है, तो अब इसके बीच का जो गैप बच गया, ठीक है, वो कितना बच गया 1 मीटर। लेकिन अब प्रतिबिंब के बीच का जो गैप बच गया वो गैप कितना हो गया 2 और 1 कितना हो गया इधर 3 मीटर हो गया, टोटल कितना था 4। अब इसको भी अगर 1 मिनट में या 1 सेकंड, मान लो 1 सेकंड में ये यहां से यहां आ गया, यानी 1 सेकंड में कितनी दूरी तय की इसने 1 मीटर। इसको भी 1 सेकंड में अगर वही दूरी बराबर करना है तो इसको भी 1 सेकंड में कितना चलना पड़ेगा 2 मीटर, मतलब इसके वेग का दुगने वेग से इसको चलना पड़ेगा, ठीक है। इस वजह से ध्यान रखना कि अगर बिंब आपका क्या है स्थिर है और अगर समतल दर्पण u वेग से बिंब की ओर आ रहा है तो जो प्रतिबिंब है वो उसके डबल वेग से 2u वेग से किधर की ओर आएगा, बिंब की ओर आएगा, ठीक है। तो ये दो केस है वो आपको ध्यान रखना है। इसके बाद समतल दर्पण में और हम अब देखेंगे कि दो समतल दर्पण अगर झुके हुए समतल दर्पण है और उसके बीच में अगर कोई सा बिंब रख दिया जाए तो कितने प्रतिबिंब हमें प्राप्त होंगे। तो देखो अगर मान लो कि ये आपका समतल दर्पण है ना, ये पॉलिश कर दिया यहाँ पर, ये यहाँ पर पॉलिश कर दिया, दोनों के बीच का एंगल कितना है थीटा, और यहाँ बीच में अगर हमने कोई ऑब्जेक्ट रख दिया तो इसके कितने प्रतिबिंब प्राप्त होंगे। तो ध्यान रखिएगा कि प्रतिबिंबों की संख्या, एक फार्मूला लिख रहा हूं वो ध्यान रखिएगा, प्रतिबिंब की संख्या, तो प्रतिबिंब की संख्या रहेगी आपकी 360 बटा थीटा माइनस का 1, ये रहेगा n बराबर, ठीक। और ये कब रहेगा, जब 360 डिग्री बटे में थीटा क्या हो, सम हो। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए कि मान लो इन दोनों के बीच का एंगल कितना है 60 डिग्री, कितना है 60। अब मैंने पूछा कि बताइए इस बिंब के कितने प्रतिबिंब प्राप्त होंगे। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, 360 बटे में थीटा निकालो, क्या आया 360 बटे में थीटा कितना आया है आपका 60 डिग्री, डिग्री से डिग्री कैंसिल हो गया कितना आया यहाँ पर 6। तो आपने क्या देखा कि 360 बटा जो थीटा आया वो कैसा है, सम। कैसा है बेटा, सम है। तो अगर सम है तो नंबर ऑफ इमेजेस, ठीक है, यानी प्रतिबिंबों की जो संख्या n होगी वो क्या होगी कि जो आपने 360 बटे थीटा किया उसमें से एक माइनस करना, ठीक। और ये कब करना, जब 360 बटे थीटा का जो रेशो वो कैसा प्राप्त हो, सम। तो 6 आया, ठीक है। तो यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो 6 माइनस 1 करेंगे तो कितने प्रतिबिंब प्राप्त होंगे, 5 प्रतिबिंब प्राप्त होंगे। यानी 360 अपन थीटा में से एक माइनस करना, लेकिन कब, जब 360 बटे थीटा का मान कितना प्राप्त हो, सम। और एग्जांपल के तौर पे मैंने 60 डिग्री ले लिया, 60 से अपन ने डिवाइड किया, कितना आया 6, 6 क्या है, सम है, सम है तो एक क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो 6 में से 1 गया तो कितना 5, यानी कितने 5 प्रतिबिंब प्राप्त होंगे, ठीक है। इस वाले ऑब्जेक्ट के कितने 5 प्रतिबिंब प्राप्त होंगे, ठीक है। तो एक तो ये वाला केस हो गया जब 360 बटा थीटा क्या हो, सम हो। लेकिन जब 360 बटा थीटा विषम होगा, यानी मान लो इसका जो भाग देने पे मान लो 5 आ गया, 7 आ गया, तब क्या होगा, वो वाला केस आप देखो, ठीक। नंबर दूसरा, यदि 360 डिग्री बटे में थीटा कैसा हो, विषम हो, तो दो स्थितियां होगी इसकी। कितनी स्थितियां हो गई, दो। पहली स्थिति कि मान लो ये समतल दर्पण है, दो समतल दर्पण झुके हुए और यहां पर जो आपका बिंब रखा हुआ है, ये बिंब रखा हुआ है, ये इसके साथ भी θ/2 कोण पे रखा हुआ है, इसके साथ भी θ/2 कोण पे, इसे कहते हैं सममित स्थिति में रखा हुआ, सममित स्थिति में रखा हुआ।
कौन सी स्थिति में रखा हुआ? सममित, मतलब इस वाले दर्पण के साथ भी उतना ही कोण बना रहा जो इस वाले दर्पण के साथ बना रहा, मतलब ये 30 है तो ये भी 30 हो गया, ये 45 है तो ये भी 45 हो गया, ठीक है। तो इसे कहते हैं सममित स्थिति में अगर आपका बिंब रखा हुआ है तो वहां पर जो नंबर ऑफ इमेजेस होंगे, प्रतिबिंबों की संख्या होगी, वो हमको उसके लिए हमको यूज करना 360 थीटा माइनस का क्या होगा 1। और अगर मान लो कि दूसरा केस इसमें क्या है कि आपका ये जो दर्पण है इस प्रकार से समतल दर्पण, झुके हुए दो समतल दर्पण है और आपका बिंब इस प्रकार से रखा हुआ, यहाँ पर रखा हुआ, एक के साथ अल्फा दूसरे के साथ बीटा, मतलब ये दोनों कोण क्या है? अलग अलग है, तो इसे कहते हैं असममित। असममित की स्थिति में, असममित स्थिति में रखी वस्तु, ठीक है, ये क्या हो गई? वस्तु हो गई, ये हो गई। तो सममित किसे कहेंगे? जब दोनों दर्पण के साथ बनाया गया जो एंगल वो क्या हो? बराबर हो, तो वो सममित कहलाएगा। और उस वाले केस में वहां पर नंबर ऑफ इमेजेस क्या होगा? 360 थीटा माइनस 1, यानी जो आपका विषम आया 7 आया तो 7 में से एक क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, यानी वही वाला केस हो जाएगा जो आप सम वाले में करते हो, ठीक है। और अगर मान लो कि असममित स्थिति में रखा हुआ, असममित स्थिति का मतलब क्या हुआ कि कहीं पे कोण ज्यादा है, कहीं पे काम अलग अलग है दोनों का मान, तो उसे असममित कहेंगे। और इस वाली स्थिति में क्या होगा कि जो आपका नंबर ऑफ इमेजेस होंगे, प्रतिबिंबों की संख्या होगी, वो क्या होगी? 360 अपॉन थीटा ही होगी, यानी जो विषम है तो वो विषम ही होगा, ठीक है। यहाँ पर विषम है तो इसका मान क्या आ जाएगा? आपका विषम ही हो जाए। जैसे एक उदाहरण के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन कि मान लो कि ये दो समतल दर्पण, अब दो समतल दर्पण है और यहां पर तीन 360 बटे में अगर मान लो 30 ले लिया, 12 45, पैंतालीस डिग्री ले लिया, ठीक है। तो 45 डिग्री के लिए क्या होगा? तो 45 डिग्री के लिए वहां पर 45 गुना कितना हो जाएगा? 90, वो 45 गुना 90, 90 इसके लिए भी 8000 है, ठीक है। वहां पे कोई सा एंगल दे दिया जाए, ठीक, तो उस हिसाब से वहां पे उस एंगल के हिसाब से 360 है ना, तो एक काम करो 0 ले लो और इसको अपने को 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 और 5 बत्तिया 36, हाँ मान लो 120 डिग्री पे कितना पे दे दिया है? 120 डिग्री पे, ठीक, ये वाला एंगल दे दिया। तो समतल दर्पण है और इसके बीच कितना दे दिया आपको? 120 डिग्री दे दिया। और 120 के साथ आपका जो इमेज है वो यहाँ रखा हुआ, इसके साथ 60 बना रहा है, इसके साथ भी कितना बना रहा है? ये 60 बना रहा है। तो सबसे पहले तो हम क्या निकाल ले? 360 बटे थीटा निकाल के देखते तो हमने देखा 360 बटे थीटा कितना है? थीटा क्या है? दोनों दर्पणों के बीच का एंगल, वो कितना हो गया? 120, 0 से 0 कैंसिल, 12 रन बात कितना हो गया? 36, कितना आया यहाँ पे? 3, 3 क्या है? विषम है, 3 क्या है बेटा? विषम है। अब विषम वाले केस में क्या देखना अपने को कि विषम वाले में भी फिर दो देखना कि वस्तु जो है वो सममित रखा हुआ है या असममित रखा हुआ। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पर भी 60 है, यहाँ पे भी 60 है, यानी इसका जो थीटा वो इसके थीटा के बराबर है, या इसको मान लो θ/2, ये θ/2 के बराबर है। तो कौन सा केस, कौन सा फार्मूला लगेगा? ये वाला 360 थीटा माइनस 1, 360 थीटा का मान कितना आया? 3, तो 3 माइनस 1 बराबर कितना आएगा? 2, यानी नंबर ऑफ इमेजेस कितने मिलेंगे? 2। यानी अगर दो समतल दर्पण जो एक दूसरे के साथ कितने डिग्री पे रखा हुआ है? 120 डिग्री पे झुके हुए हैं, उनके बीच में अगर कोई वस्तु सममित स्थिति में रख दी जाए तो प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? तो प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी बेटा?
2 होगी, ठीक। और अगर यही असममित पे रखा हुआ रहता, मतलब ऐसे होता कि यहाँ पर तो 80 हो गया, यहाँ पे 40 हो गया, तो उस वाले केस में फिर हमारे प्रतिबिंब की संख्या 3 है तो वो 3 की 3 ही रहती है, ठीक है। तो इस प्रकार से दो समतल झुके हुए जो समतल दर्पण है उनके बीच में अगर किसी बिंब को रख दिया जाए तो उसके कितने प्रतिबिंब प्राप्त होंगे, तो उसमें अगर 3 सम है तो सम वाले केस में क्या करना है आपको कि एक माइनस करना है, ठीक है। जैसे 360 बटा थीटा क्या आ रहा है, सम आ रहा है, मतलब 6 आ रहा है, तो 6 में से एक माइनस करेंगे 5 हो जाए, ठीक। और अगर 360 बटे थीटा अगर विषम हो रहा तो उसमें फिर दो केस आपको देखने हैं कि आपकी जो वस्तु है वो सममित है या फिर असममित स्थिति में रखी हुई है। अगर सममित स्थिति में रखी हुई है तो आपको -1 करना, और असममित स्थिति में रखा हुआ है तो उसे हम वो का वही रख देंगे, 3 है तो हमारा क्या रहेगा, 3 रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया समतल दर्पण के बारे में, ठीक। तो समतल दर्पण के बारे में कई सारे ये पॉइंट जो मैंने बताया बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो आपको ध्यान रखना है। एक दो पॉइंट और मैं लास्ट आपको बता रहा हूँ, उनको भी आप ध्यान रखिएगा। और इसी के साथ इस वाले सेशन को समतल दर्पण को अपन क्या करेंगे, समाप्त करेंगे, ठीक। हमारा क्वेश्चन ये है कि मान लो एक बिंब है जिसकी ऊंचाई 5 मीटर, कितनी है, 5 मीटर। अब इस बिंब का आपको संपूर्ण प्रतिबिंब बनाना, क्या बनाना, संपूर्ण प्रतिबिंब बनाना है, तो उसके लिए आवश्यक, ठीक है, बिंब का संपूर्ण प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए, प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए यानी पूरा प्रतिबिंब चाहिए, ठीक है, ऊपर से नीचे तक पूरा प्रतिबिंब आपको चाहिए। संपूर्ण प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए आवश्यक दर्पण की ऊंचाई क्या होनी चाहिए, ठीक। अगर मान लो इसकी ऊंचाई h है और आप चाहते हो कि इस बिंब का पूरा प्रतिबिंब आपके समतल दर्पण में प्राप्त हो जाए, तो उसके लिए आपको ध्यान रखना समतल दर्पण के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊंचाई जो होगी, न्यूनतम, ठीक है, कम से कम इतना तो होना चाहिए, ज्यादा होगा चलेगा, तो कम से कम कितना होना चाहिए, h/2 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, h/2। जैसा आपको क्वेश्चन में दे दिया कि 5 मीटर का एक बिंब है, इसका संपूर्ण प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बताइए आवश्यक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होगी, कम से कम कितना होना चाहिए, तो कम से कम इसका आधा होना चाहिए, यानी ये कितना हो जाएगा, 5/2 यानी 2.5, और मीटर में तो ये कहीं में आएगा मीटर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। एक लास्ट क्वेश्चन और देखेंगे हम, कि मान लो कि ये दीवार है और यहां रूम के बीचों बीच में आप यहां पर खड़े हुए, ठीक। तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया, d/2, और ये भी कितना हो गया, d/2। इस दीवार के जस्ट सामने की ओर एक समतल दर्पण लगा हुआ है, ये क्या है, समतल दर्पण लगा हुआ है। तो इस दीवार का पूरा प्रतिबिंब इस समतल दर्पण में देखने के लिए कोई ऑब्जेक्ट मान लो यहां खड़ा हुआ, बीचों बीच में खड़ा हुआ, मध्य में, कमरे के मध्य में खड़ा हुआ, और कोई ऑब्जेक्ट यहां देख रहा है, इधर की ओर देख रहा हुआ, समतल दर्पण की ओर। तो बताइए उस दीवार का पूरा प्रतिबिंब इस समतल दर्पण में देखने के लिए इस समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होना चाहिए, ठीक है। इसकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, इसकी लंबाई कितनी होनी, इसका आकार क्या होना चाहिए। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट कमरे के बीचों बीच में खड़ा हुआ हो, तो उस पीछे वाली दीवार का प्रतिबिंब सामने लगे समतल दर्पण में देखने के लिए, और पूरी दीवार देखने के लिए समतल दर्पण की जो ऊंचाई है वो दीवार की ऊंचाई की h/3 होना चाहिए। यानी दीवार की ऊंचाई कितनी है, h है, तो इसकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, समतल दर्पण की h/3। मान लो दीवार की ऊंचाई जो है आपकी 9 मीटर, कितना है, 9 मीटर। तो बताइए समतल दर्पण की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, तो कम से कम कितना होना चाहिए, 9/3 यानी कितना मीटर होना चाहिए, 3 मीटर। लेकिन उसके लिए ऑब्जेक्ट कहाँ होना चाहिए, कमरे के बीचों बीच में होना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से आज हमने समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर के बारे में कई सारी प्रॉपर्टीज, इंपॉर्टेंस प्रॉपर्टीज जो आपके जेईई में, नीट में पूछी जाती है उसके बारे में हमने डिस्कस किया, बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है उसके बारे में, ठीक है।
आज के सेशन में इतना ही बहुत है, ठीक है। और भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स कर सकते हो अपने दोस्त लोगों को। ये वीडियो अधिक से अधिक शेयर करें, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको अप टू डेट आपको अपडेट मिलती रहे, वीडियो मिलते रहे, और इसी प्रकार से मैं आपका कंटिन्यू वीडियो बनाता रहूँगा। सभी को राधे राधे, शुभ रात्रि।